एक गांव में एक डॉक्टर था जो बहुत ही अच्छा इलाज करता था। गांव का हर एक आदमी उसी के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाता था। गांव में ही उसका छोटा सा क्लिनिक था। एक दिन भोजा नाम का एक आदमी अपनी बीवी को जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पर ले आया। उसकी बीवी का एक्सीडेंट होने के कारण बहुत खून बह रहा था और वो मरने की कगार पर थी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए, बहुत खून बह रहा है इसका। क्या हुआ इसे? इतना खून क्यों बह रहा है? साहब, हम कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और हम दोनों से टकरा गई। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर इसका बहुत खून बहने लगा, इसलिए मैं जल्दी से इसे आपके पास लेकर आया। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज। अरे अरे, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो, मैं देखता हूं। डॉक्टर ने भोजा की बीवी का इलाज करना शुरू कर दिया। भोजा बहुत ही घबराया हुआ था। डॉक्टर ने जैसे तैसे खून का बहना रोक दिया और जल्दी से भोजा के पास आया। देखो भोजा, मैंने खून को तो रोक दिया है, पर इसका पूरा इलाज यहां नहीं हो पाएगा। तुम्हें इसे शहर ले जाना होगा और बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवाना होगा। साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर शहर ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो? बात को समझो, यहाँ मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं, और अगर इसे यही रखा तो शायद इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मैं इतने पैसे कहां से लाऊं साहब? मैं बहुत ही गरीब इंसान हूं। ये लो, ये कुछ पैसे रखो। जब तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए तो बाद में मुझे लौटा देना। अब जाओ, जल्दी करो, इसकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने दिए हुए पैसे लेकर भोजा अपनी बीवी को शहर ले जाने के लिए निकल पड़ा, पर गाड़ी में जाते जाते आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भोजा वहीं अपने बीवी के पास जोर जोर से रोता रहा। उसी रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी ने आवाज दी। डॉक्टर साहब! इतनी रात को बाहर से आवाज आने के कारण डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक पल के लिए वो डर गए। अंधेरे में कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर शरीर से वो एक आदमी जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने उसे आवाज दी। कौन है? वो आदमी कुछ नहीं बोला। डॉक्टर और भी डर गए। डर की वजह से वो 2 कदम पीछे चले गए। मैं पूछता हूं, कौन है वहां? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम चोरी के इरादे से आए हो तो चले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अचानक उस शांति को चीरते हुए एक आवाज आई। मैं चोर नहीं, भोजा हूं। भोजा, तुम हो? अरे मैं तो डर ही गया था। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? मेरी बीवी मर गई साहब। अरे पर यह हुआ कैसे? तुम तो उसे शहर ले गए थे ना? भोजा एकदम से उठा और चिल्लाते हुए डॉक्टर के सामने गया। शहर तक नहीं पहुंच पाई वो, रास्ते में ही दम तोड़ दिया उस बेचारी ने, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भोजा गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दिमाग पर खून सवार था। भोजा, तुम शांति से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। और ये मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर गई। अगर तुमने यहाँ उसका इलाज कर दिया होता तो वो आज जिंदा होती। एक मामूली सी जान नहीं बचा सकते तो क्या फायदा इस अस्पताल का? ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ सारे उपकरण नहीं हैं और उसके बिना। चुप, एकदम चुप। तुमने मेरी बीवी को मारा है, उसकी हत्या की है। तुम जैसे हत्यारे को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। भोजा ने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और डॉक्टर के पेट में घुसा दिया। डॉक्टर जोर से चिल्लाया। मेरी बीवी भी इसी तरह चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें उसी के पास भेज रहा हूँ। ऊपर जाकर उससे माफी मांगो,
अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना इसी तरह नरक में सड़ते रहो। ने एक और बार डॉक्टर के पेट में वार किया। डॉक्टर चिल्ला के तड़प तड़प कर मर गया। भोजा चाकू वहीं फेंककर क्लिनिक का दरवाजा बंद करके चला गया। भोजा थका हारा अपने घर आया और रोता रहा। बाहर बहुत तूफानी बारिश होने लगी। अचानक से किसी ने भोजा के घर का दरवाजा खटखटाया। भोजा डर गया। इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं पुलिस को तो पता नहीं चल गया? नहीं, पुलिस को कैसे पता चल सकता है? अभी तो रात है और सुबह तक तो डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा। दरवाजा खोला। फिर से तो दरवाजा सामने खटखटाने की छाता आवाज लिए आई। एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा छाते के नीचे छिपा हुआ था। कौन है भाई? क्या चाहिए? भोजा आप ही है? मैं ही हूँ। आप कौन? मुझे आपकी बीवी ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। ये क्या बात कर रहे हो? मेरी बीवी मर चुकी है, वो तुम्हें कैसे भेज सकती है? आपने ही तो मुझे आपकी बीवी के पास माफी मांगने के लिए भेजा था ना, तो मैं उसका जवाब लेकर आया हूँ। भोजा डर गया। उस आदमी ने छाता नीचे किया और अंदर आने लगा। भोजा ने देखा कि वो डॉक्टर था जो उसके घर आया था। उसके पेट पर वो 2 चाकू के निशान वैसे ही थे। डॉक्टर साहब, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मारा था, फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरी कोई गलती ना होते हुए भी तुमने मुझे मारा। अब मैं इसका बदला लेने आया हूँ। भोजा डर कर घर में भागने लगा। डॉक्टर भी उसके पीछे गया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी ऊपर जाकर मैंने तुम्हारी बीवी से बात की, उसे तुम्हारी हरकत के बारे में बताया, उससे माफी भी मांगी, पर उसने मुझे कहा कि भोजा को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक भूत हो। डॉक्टर भोजा की तरफ आने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर ने अपना छाता खोला तो उसमें से बहुत सारे इंजेक्शन नीचे गिरे जो खून से भरे हुए थे। अभी तुम्हारे इस गंदे और गलत दिमाग का इलाज करता हूं मैं। तुम्हारी बीवी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ करो। डॉक्टर ने नीचे पड़े हुए इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन उठाया और भोजा के गले में घुसा दिया। डॉक्टर ने पूरा खून उसके गले में छोड़ दिया और इंजेक्शन वापस नहीं निकाला। भोजा दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और नीचे गिरने लगा। जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, भोजा की वो जगह नीली पड़ गई। एक एक करके डॉक्टर ने सारे इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा दिए। भोजा का पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ गया और नीचे गिरकर थर थर कांपने लगा। भोजा को ऐसा देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने वही चाकू निकाला जिससे उसकी हत्या हुई थी। उसने वो चाकू भोजा के पेट में घुसा दिया और उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी। भोजा दर्द के मारे चिल्लाने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। आज के बाद अगर किसी ने डॉक्टर पर बिना वजह हाथ उठाया तो मैं उसका इलाज इसी तरह से करूंगा। भोजा, चलो अपनी बीवी के पास, वो तुम्हें मिलने के लिए तरस रही है। डॉक्टर ने भोजा की लाश को उठाया और वहां से निकल गया। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है।
लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है। बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ
खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ 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 हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही
मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटी थी। वो जमाना जो कि पुराना जमाना कहलाता था। उस जमाने में अस्पताल के लिए लोगों को घंटों का सफर तय करके शहर जाना पड़ता था। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल हुए डॉक्टर शैलेश, जो चिकित्सक विज्ञान को इतना बेहतर जानते थे कि वो दावा करते थे कि वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कहानी को एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोटे से खंडहर के इलाके को पुनः निर्माण करके एक छोटे से अस्पताल के तौर पर बनाया गया। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसे चिकित्सक थे जो उस गांव में रहते थे। खैर, कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया था कि वो गांव में किस जगह रहते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके घर को नहीं देखा था। हर किसी ने उन्हें अस्पताल में ही देखा था। 3 मई 1982 को उसी गांव का रहने वाला विमलेश अपने बूढ़े बाबूजी को लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाते जाते ही उसके पिताजी की नर्व्स ने जवाब दे दिया था। विमलेश फूट फूट कर रोने लगा और उसके उदासी को देखते हुए डॉक्टर शैलेश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, "ये मेरा अस्पताल है, यहां मरे हुए भी जी उठते हैं। तुम मुझे थोड़ा समय दो, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे।" तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना किसी सहारे के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपने आप चलते हुए आ गए। विमलेश को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने उनके बाबूजी को फिर से जिंदा कर दिया है। "पिताजी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं।" विमलेश के बाबूजी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अस्पताल से निकल गए। उसके बाबूजी बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह सीधा चलते जा रहे थे। विमलेश को अपने बाबूजी का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा। यही बात उसने डॉक्टर से पूछी। "अरे डॉक्टर साहब, ये मेरे बाबूजी ठीक तो हो गए हैं, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं?" "विमलेश बाबू, तुम्हारे पिताजी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। थोड़ा तो समय लगेगा पहले जैसा होने में।" ये खबर अब पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से कोई भी मरा हुआ नहीं लौटता। मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद 2 और पेशेंट्स आए जिन्हें मरे 1 दिन से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अस्पताल से लौटे तब वो जिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता तब दुनिया में भगवान की जरूरत ही नहीं होती। अब उस डॉक्टर के खतरनाक सच से सबको सामना करना था। वो मरीज जो डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरने के बाद जिंदा लौटते थे, उन सब में एक चीज नोटिस की गई। उन सब के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज गायब हो जाती। उनके पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता। वो शख्स अब न तो किसी से बात करता, न खाना खाता, न पानी पीता, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता। चाहे उसे सेका हुआ लोहा भी जिस्म पर लगा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये सब महज एक जिंदा लाश साबित हो रहे थे। इनके जीने और मरने में कोई अंतर नहीं था। सरपंच के घर 2-3 लोगों की आपस में मीटिंग हुई, जहां सब ने आपस में ये तय किया कि अगली बार जब भी कोई मरा हुआ पेशेंट उस अस्पताल के अंदर जाएगा, तो हम सब अंदर से छुपकर देखेंगे कि वो डॉक्टर ऐसा क्या करता है। 3 दिन बाद एक आदमी की मौत हुई और वो था विमलेश, जिसने इस घटना को
और दहलाकर रख दिया। दरअसल उसकी मौत का कारण थे उसके पिता। उन्होंने विमलेश को न जाने कब और कैसे मारा कि विमलेश की बड़ी भयानक मौत हुई। उसकी लाश लिए 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जाते ही डॉक्टर शैलेश ने उन्हें बाहर रोक लिया और कहा कि अंदर हम इसका इलाज करके जल्द बाहर भेज देंगे। उधर अस्पताल के उस ऑपरेशन थिएटर वाले खिड़की से सरपंच और उसके दोनों दोस्त छुपकर उस डॉक्टर पर नजर रखे थे कि वो असल में करता क्या है। तभी उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर शैलेश कमरे को बंद करने के बाद एक बैताल के रूप में आ गया, जहां उसके दांत भी उसके मुंह से बाहर आ गए। उसने शैलेश की छाती को फाड़ा और उसमें से दिल निकालकर खाने लगा। वो बड़ी बेरहमी से विमलेश के दिल को खा रहा था और बाद में उसकी छाती को टांके मारकर सिल दिया। और तभी वो डॉक्टर एक मंत्र पढ़ने लगा। भूतो सती नरमिता आत्म्या मिलन कर्मठ, मौत का संदेश। तभी एक और प्रेत वहां आकर्षित हुआ और वो विमलेश के शरीर में घुस गया और विमलेश उठ खड़ा हुआ। खिड़की से झांक रहे लोगों को उस डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल चुका था और यही कारण था कि वो दूसरी भटकती आत्मा को शरीर प्रदान करता और उनमें से दिल निकालकर खा जाता। यही कारण था कि जो लोग उस अस्पताल से जिंदा होकर लौटते, उनके सीने से दिल के धड़कने की आवाज नहीं आती, क्योंकि असल में तो दिल मौजूद ही नहीं होता। पूरे गांव को बताने से अच्छा उस सरपंच और उसके दोनों दोस्तों ने यह फैसला किया कि वो इस नर्क की जड़ यानी इस अस्पताल को ही जलाकर खाक कर देंगे, जिससे गांव के कई मासूम तबाह होने से बच जाएंगे। इसके बाद सरपंच और उसके दोनों दोस्तों ने उस अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया और आग लगा दी। उस डॉक्टर की भी तेज चीखें गूंजी और कुछ ही घंटों में वो अस्पताल और डॉक्टर का भूत दोनों जलकर खाक हो गए। इसके बाद से सब कुछ ठीक तो हुआ, लेकिन वो अस्पताल श्रापित माना गया और आज भी उस अस्पताल की दीवारों पर चिड़िया तक नहीं बैठा करती।